दोस्तों नमस्कार। हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की एक सीरीज़, जिसका एक एपिसोड आप पिछले दिनों में देख चुके हैं। आज हम उसकी दूसरी क्लास ले रहे हैं। इस क्लास की खास बात यह है कि आप ना केवल करंट अफेयर्स को पढ़ रहे होंगे, बल्कि साथ साथ अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को भी चेक कर रहे होंगे और उसे रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में सवाल है? प्रीवियर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला सवाल होता है कि प्रीवियर मंदिर कहाँ है। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात होती है कि इस मंदिर की क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, किस देवता को, डिवोटी को ये समर्पित है और किस राज्य काल में ये बना हुआ है। ये सारी बातें इस सवाल में पूछने की कोशिश की गई है। पहली बात है, क्या यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है? एक बात। दूसरी बात, यह खमेर वास्तुकला शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण समुद्र तल से ऊंचे पठारी क्षेत्र में हुआ है और इसे 2008 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसका निर्माण समुद्र तल से ऊंची पठारी क्षेत्र में हुआ है, बिल्कुल। ये कंबोडिया और जो थाईलैंड है उसके बीच का एक पठारी क्षेत्र है और इस पठारी क्षेत्र पर मिलने वाले पत्थरों से मंदिरों का निर्माण किया गया। पहली बात, इसे 2008 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल सही बात है। विश्व धरोहर सूची यूनेस्को के द्वारा बनाई गई एक ऐसी सूची है, एक ऐसी लिस्ट है जिसमें दुनिया में सांस्कृतिक रूप से, और ना केवल सांस्कृतिक रूप से कल्चरली, बल्कि नेचुरली भी अगर कोई संसाधन खास होता है तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए ये फंड मुहैया कराती है, प्रिजर्वेशन के लिए एक सिस्टम मुहैया कराती है। भारत के भी 40 से ज़्यादा साइट इसमें शामिल हैं। 2008 में इसी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है प्रीवियर को। तो ये बात भी ठीक है। ये बात गलत है कि यह मंदिर विष्णु को समर्पित नहीं है दोस्तों, यह मंदिर शिव को समर्पित है। तो यहां से दो बातें आपको याद रखनी है। पहला, कि हाल ही में आप अखबारों में देख रहे होंगे कि कंबोडिया और कंबोडिया के साथ साथ थाईलैंड का जो विवाद चल रहा है, उस डिस्प्यूट में जो शिव मंदिर है वह चर्चाओं में है, जिसका नाम प्रीवियर मंदिर है। तो यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि प्रीवियर मंदिर किस देश में है, किस देश की सीमा पर अवस्थित है या किन दो देशों के बीच अवस्थित है, तो हम बताएंगे कि यह कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में अवस्थित है। एक बात, इसका निर्माण किया गया है 2000, मतलब इसका निर्माण तो किया गया है खमेर वास्तुकला के उदाहरण के रूप में, और ये 2008 में से विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो एक ऑप्शन गलत हो जाता है, 2 और 3 ऑप्शन इसमें ठीक हो जाते हैं। एक सवाल ये हुआ। यहां से आगे बढ़े तो अगला सवाल लेंगे। गोल्डन ट्रायंगल, बहुत खास सवाल है आपके आज की क्लास का। गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र, जिसे कभी कभी नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन के लिए जाना जाता है, उसमें निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल है? गोल्डन ट्रायंगल, जब आप अपने विश्व मैप को देखेंगे तो विश्व मैप को देखने के बाद एक बार देखते हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्डन ट्रायंगल की। तो ये क्षेत्र म्यांमार का, ये क्षेत्र म्यांमार, म्यांमार के नीचे थाईलैंड और थाईलैंड के नीचे लाओस। ये थाईलैंड, म्यांमार और लाओस जो क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में यहाँ इस म्यांमार को मिलाकर, लाओस को मिलाकर, थाईलैंड को मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल को हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। दरअसल ये ट्रायंगल अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। ना केवल अफीम की खेती के लिए, बल्कि इस क्षेत्र से अफीम का उत्पादन करने के बाद म्यांमार के रास्ते यहाँ से नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम के रास्ते ये पहुंचता है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहुंचने के बाद ये जो अफीम है, यहाँ के युवाओं को बरगलाने में, नशे की आदत को डालने में प्रमुख भूमिका निभाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र पिछले लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से, जो इंटरनल सिक्योरिटीज के चैलेंजेस हैं, उससे जूझ ही रहा है। और अभी आपने मणिपुर में घटनाएं देखी, जो लगातार आपातकाल भी, जो स्टेट इमरजेंसी की घटना है, वहां आप लगातार देख रहे हैं, और उसका विस्तार करने की बात भी हो रही है कि जो मणिपुर में है उसमें राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, उसको और बढ़ाया जाए। तो अलगाववाद को लेकर, सेपरेटिज्म को लेकर यहाँ लगातार आंदोलन चल रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं कि भारत की मुख्य भूमि से हमारा उतना जुड़ाव नहीं, जितना जुड़ाव हमारा म्यांमार, बांग्लादेश और इन देशों से है। इन सारी की सारी एंटी नेशनलिस्ट जो धारा है, जो आप कहेंगे कि राष्ट्रवाद के विरोध में जो यहाँ की विचारधारा है, उसको प्रमोट करने में, उसको प्रोत्साहित करने में ये अफीम ट्रायंगल जो है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कह रहे हैं, ये प्रमुख भूमिका निभा रहा है। और ये हमारी एक चुनौती है। इस चैलेंज को समाधान करने का हमारी सरकार लगातार प्रयास करती है। तो हमने देखा कि ये गोल्डन ट्रायंगल किस क्षेत्र में है, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है वो लगातार चर्चाओं में है, इसलिए हमने सवाल बनाया कि, तो देखिए सवाल पूछ रहे हैं कि गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र किस, जिसमें, जिसे कभी कभी नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन के लिए जाना जाता है, उनमें से कौन से देश शामिल है? तो हम कहेंगे कंबोडिया शामिल नहीं है, थाईलैंड है, म्यांमार है और लाओस है। ये तीनों देशों से मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है, उसे आप नाम देते हैं गोल्डन ट्रायंगल का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दो ऑप्शन को काटेंगे और ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहां से आगे चलिए। इसलिए सवाल बनाया गया है क्योंकि कंबोडिया और थाईलैंड चर्चाओं में है, तो डायरेक्ट वह सवाल ना पूछकर जो अखबारों में है, उसके पृष्ठभूमि में, उसके बैकग्राउंड में जो बात चल रही होगी, वहां से सवाल आपसे पूछ सकता है। फिर हम अगला सवाल देखें अगर, तो अगला सवाल हमारा फिर इसी से कुछ संबंधित है कि एमरेल्ड ट्रायंगल जो है, बहुत खास सवाल है दोस्तों आज की क्लास का। एमरेल्ड ट्रायंगल जो थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के बीच फैला हुआ है, मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो पहला सवाल तो यह बन जाता है कि जो एमरेल्ड ट्रायंगल है वह किन किन देशों के बीच में है। हमने कहा थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के बीच में फैले हुए क्षेत्र को एमरेल्ड ट्रायंगल कहते हैं। दरअसल जो एमरेल्ड शब्द है वो यहाँ की स्थानीय भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बायोडायवर्सिटी से संपन्न कोई क्षेत्र। सवाल है कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ द बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी आप ऐसा कहेंगे कि किसी एक प्लेस पर, यदि एक प्लेस पर जो नंबर ऑफ वैरायटीज हैं किसी स्पीसीज की, किसी फ्लोरा फोना की, किसी वाइल्ड लाइफ जो है उसकी किसी क्षेत्र पर वैरायटी ज्यादा हो जाती है, तो आप कहेंगे कि वो क्षेत्र बायोडायवर्सिटी से रिच क्षेत्र है। उसी क्षेत्र को कई सारे जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, उन्होंने उसको नाम दिया है हॉट स्पॉट। तो पूछा जा रहा है कि ये जो एमरेल्ड ट्रायंगल है ये इन देशों के बीच में है, खास किस बात के लिए है? तो हम बताएंगे दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र के लिए बिल्कुल सही बात है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र के लिए खास है। मानव तस्करी के लिए बिल्कुल नहीं, अफीम उत्पादन के लिए बिल्कुल नहीं। अफीम उत्पादन के लिए हमने बताया तो वह तो गोल्डन ट्रायंगल है। अब एक बात जरा ध्यान से समझेंगे, जब हम कहते हैं दुर्लभ खनिजों के लिए विशाल भंडार, हाल ही में अखबारों में बड़ी चर्चाएं हैं रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर। थोड़ा ध्यान से समझेंगे धैर्य के साथ। रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर, जो दुर्लभ पृथ्वी खनिज है, उसको लेकर अखबारों में बड़ी चर्चाएं हैं। दरअसल हाल ही में जो पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है रेयर अर्थ मटेरियल का, वह चीन है। ऐसी क्या है इसमें बात की इतना खास हो गया है? दरअसल दोस्तों, लगातार प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी में लगातार बदलाव हैं। लोग अर्थव्यवस्थाएं लगातार डिजिटल होती जा रही हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लगातार स्पेस में नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिनरल की मांग तो करेंगी ही। इनमें जैसे जर्मेनियम है, जैसे सिलिकॉन है, इस तरह के मिनरल हैं जो बहुत खास हैं,
और किसी भी देश में R&D करने के लिए, किसी भी देश में प्रमोशन करने के लिए इंडस्ट्रीज का, जैसे कोई भी देश अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने यहाँ क्षेत्र में कर रहा होगा या कहेंगे औद्योगिक क्रांति अपने क्षेत्र में कर रहा होगा, तो उद्योगों की जो नींव होगी वह तो उस क्षेत्र के खनिज होंगे, उस क्षेत्र के मिनरल होंगे। तो मिनरल अगर होंगे और ऐसे मिनरल जो यहां वहां कहीं भी नहीं मिलते हैं, कुछ विशेष क्षेत्र में मिलते हैं, उन्हें दुर्लभ खनिज कहते हैं। भारत का हाल ही में अभी 3 दिन पहले की खबरें हैं कि भारत में बंगाल और असम ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुर्लभ मिनरल के मिलने की संभावनाएं हैं। तो ये तो बात हुई दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार को लेकर जो अभी चर्चाओं में है। दूसरी बात आपने कहा कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर्यटन के क्षेत्र में, जैव विविधता को आपने समझा है। दोस्तों, जब हम पर्यावरण कहते हैं, आप एनवायरमेंट कहते हैं, तो नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारे आसपास के जो बायोटिक और नॉन बायोटिक, जैविक और अजैविक जो भी मटेरियल है, जो भी पदार्थ है, उन सारे के समूह को हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट की सुरक्षा में शामिल है व्यक्ति की सुरक्षा, किसी ह्यूमन बीइंग की सुरक्षा उसमें ही शामिल है। तो पर्यावरण को लेकर जो 21वीं सदी है वह पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक है। उसका कारण है कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स। खैर, यहां अपनी बातों को देखेंगे तो हमने यहां से सीखा कि एमराल्ड ट्रायंगल जो है वो किन किन देशों के बीच में है, तो थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के बीच में फैला हुआ एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहां से आगे चलें। यहां से आगे चलेंगे तो अगली बात आप देख रहे होंगे किसकी? निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत भारत और अमेरिका की नागरिकता नीति के बीच में मौलिक वैधानिक अंतर होता है? हाल ही में आप देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार कई तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं। उनमें से एक नीति, एक खास पॉलिसी है कि अपने स्थानीय लोगों को बाहरी माइग्रेंट्स की तुलना में ज्यादा सहायता देना, ज्यादा सुरक्षा देना। वह कहते हैं कि जो बाहरी लोग हैं, वहां के जो अमेरिका का जो स्थानीय लोग हैं, वर्ग है, वह कहता है कि बाहरी लोग हमारे यहाँ आते हैं और वो हमारी नौकरियों को खा जाते हैं। इस सुरक्षा को देने के लिए, ऐसी सुरक्षा को देने के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इस बात से अखबारों में एक मुद्दा निकल कर आता है जो वहां की नागरिकता को लेकर है। तो उस नागरिकता और भारत की नागरिकता को मिलाकर एक सवाल बनाया गया जिसे हमने भारत और नागरिकता के बीच में अंतर संबंध, जो इंटर रिलेशंस होंगे, इंटर रिलेशन बिटवीन द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका एंड द सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया का जो कंपैरिजन होगा उसे लेकर एक सवाल बनाया गया है। सवाल यह है क्या कि इनके बीच में आपको अंतर बताना है। क्या अंतर बताना? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, भारत और अमेरिका दोनों जस सोलाय सिद्धांत को पूर्ण मान्यता देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका तो जस सोलाय, जो सोलाय मतलब सोयल मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब धरती पुत्र जिसे भारत में कहते हैं, ये कहता है, ये नागरिकता से संबंधित एक सिद्धांत है। यह कहता है कि भारत अमेरिका की जमीन पर यदि कोई व्यक्ति आकर जन्म लेता है तो वह ऑटोमेटिकली ही, कुदरती रूप से अमेरिका का नागरिक हो जाता है। लेकिन भारत में यह सिद्धांत शामिल नहीं है। इसके पीछे विरोध की घटना क्या है कि कई सारे माइग्रेंट्स अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं, कहाँ? यूएस से जाते हैं। और जैसे ही उनके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली अमेरिका की सीमाओं में अगर पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वहां की नागरिकता ले लेता है। जैसे ही बच्चे को नागरिकता मिल जाती है तो उसके जो दंपति माता पिता हैं, उन माता पिता को सरकार कुछ सुविधाएं देती है और इस सुविधा के पीछे उनके माता पिता वहां के जो आर्थिक और सामाजिक और लाभ हैं उनको लेने की कोशिश करते हैं। इसका विरोध हुआ और इस विरोध के बाद कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत में नागरिकता जन्म मिट्टी से जस्ट सुलाई सिद्धांत से नहीं मिलती है। भारत में नागरिकता मिलने के 5 सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में आप कहेंगे कि या तो आप जन्म से नागरिक हो, यहां आपका जन्म हुआ हो, मतलब आपके माता पिता यहीं के हों, एक बात है। प्राकृतिकरण के आधार पर मिलती है कि आपको इतने वर्षों तक भारत में रहा हो। देशीयकरण के आधार पर मिलती है। डिसेंट वंशक्रम के आधार पर मिलती है। लेकिन जस्ट सुलाई सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है। यह लागू होता है कहां? अमेरिका में। मोटे अर्थों में समझेंगे कि किसी देश की जमीन पर यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह वहां का कुदरती रूप से ही नागरिक हो जाता है। ऐसा भारत में नहीं है, ऐसा अमेरिका में है। तो सवाल हो जाता है, पहला ऑप्शन हो जाता है गलत। दूसरा ऑप्शन होता है भारत में नागरिकता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है, जबकि अमेरिका में नहीं। सरासर बिल्कुल झूठ वाक्य है। क्यों वाक्य है? क्योंकि भारत में जो नागरिकता है वह तो भाग 2 में शामिल है और फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक चला जाता है। लेकिन हम अगर नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो वो पार्ट 2 में है और पार्ट 2 में भी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक उसमें बातें शामिल हो जाती हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, ये एक मौलिक अधिकार है? नहीं, नागरिकता मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तीसरी बात, अमेरिका में दोहरी नागरिकता वैध मानी जाती है जबकि भारत में यह वर्जित है। यह बिल्कुल सत्य वचन है, एकदम सही बात है। दरअसल अमेरिका में राज्यों की, जिन्हें हम प्रांत कहें, प्रोविंस कहें, राज्यों की अपनी नागरिकता होती है और देश की अपनी नागरिकता होती है। लेकिन अगर हम ऐसा मान के चलें कि अमेरिका का एक राज्य कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया की भी नागरिकता होगी वहां रहने वाले व्यक्ति की, और यूएस से पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नागरिकता होगी। लेकिन अगर भारत में हम आए और भारत का एक स्टेट यूपी है और फिर पूरा भारत है, तो वहां यूपी की नागरिकता नहीं होगी, वहां नागरिकता होगी केवल भारत की। एक मायने तो इस सवाल के वाक्य के ये निकलते हैं। दूसरे मायने निकलते हैं कि क्या भारत एक साथ 2 देशों को नागरिकता देता है? क्या भारत जिस समय आप भारत के नागरिक हैं, क्या उसी समय आप किसी और देश के नागरिक भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, एक मयान में 2 तलवारें भारत में नहीं आ सकती हैं। भारत कहता है कि या तो आप हमारे ही नागरिक बनेंगे या किसी और राष्ट्र के ही नागरिक बनेंगे। तो भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके आर्टिकल 9 में ये इंक्लूड किया गया है कि हम जो है ड्यूअल सिटीजनशिप को हम मान्यता नहीं देते हैं। ओके, ये बात आप समझे। तो तीसरी बात, चौथी देख लेते हैं कि अमेरिका में संसद नागरिकता के नियम तय नहीं करती जबकि भारत में तय करती है। ये बात भारत के संदर्भ में तो ठीक है कि भारत में पार्लियामेंट लॉ बनाएगी सिटीजनशिप के तहत, और उसने नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया भी है। लेकिन यह बात अमेरिका के संदर्भ में भी सही है, क्योंकि अमेरिका में भी लॉ बनाने वाला जो इंस्टीट्यूट है वह पार्लियामेंट ही है। तो ये बात का उत्तर हो जाता है सी। ठीक है, ये सवाल का आप समझे इस बात को। आप ये बात देख रहे होंगे कि हम ना केवल करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को भी एक बार खंगाल रहे हैं कि हमने कितना पढ़ा है और कितना उसको रिवाइज करना हमें है। खैर, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द जीवन ज्योत अभियान लॉन्च बाय द पंजाब गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑब्जेक्टिव? जो जीवन ज्योति अभियान है पंजाब सरकार का, वह किस उद्देश्य से संबंधित है? तो पहला सवाल तो आपकी परीक्षा में यह बनेगा कि जो जीवन ज्योति अभियान है भाई, ये किस सरकार का अभियान है, किस सरकार का अभियान है? तो आप कहेंगे ये पंजाब सरकार का अभियान है, पंजाब सरकार का अभियान है। एक बात हो गई। दूसरी बात, यहां से आगे बढ़े तो क्या किससे संबंधित है? क्या सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को बचाने से संबंधित है और उन्हें शिक्षा देगा ये अभियान? क्या युवाओं को नशे से बचाने के लिए है? क्या कृषि में सब्सिडी देने से संबंधित है? या उपरोक्त में से कोई नहीं? दरअसल दोस्तों, ये भीख मांगने से बच्चों को रोकने से संबंधित एक प्रावधान है या एक योजना है। ये चाहता है, पंजाब सरकार चाहती है कि भारत से जो गरीबी है, जो निरक्षरता है, उसका समाधान करने के लिए, पॉवर्टी को,
और जो एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, उसको बढ़ाने के लिए, बच्चों के शोषण को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम राज्य में भीख, जो भिक्षावृत्ति है, एक कलंक है, एक धब्बा है भारतीय पहचान पर ये, कि यदि हम भिक्षावृत्ति को देखते हैं, भिक्षावृत्ति का मतलब है कि कोई राज्य, राज्य मतलब एक परिवार, अपने सदस्यों को, सदस्य मतलब नागरिक, नागरिकों को भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो कितनी ये संदेह की बात है, कितनी करुणा की बात है। इस सारी समस्या के समाधान को करने के लिए हमारी पंजाब सरकार, हमारे पंजाब प्रांत की सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है जीवन ज्योति अभियान। ठीक है दोस्तों, यहां से आगे चले, यहां से आगे चले तो अगला सवाल हमने लिया, देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने, बहुत खास सवाल है आपकी परीक्षा के लिए खासकर, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के बीच सामंत और गुलाम जैसे संबंध है, इस संबंध में जिला न्यायालय के संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करें। परसों के नेशनल अखबार में ये खबर छपी। वो कहते हैं कि जब जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने आते हैं तो बिना रीढ़ वाले किसी जानवर की तरह वो व्यवहार करते हैं। बिना रीढ़ वाले जानवर की तरह व्यवहार का मतलब है कि ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, जिधर उन्हें मोड़ा जाता है उधर मुड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा कोई वाक्य अगर किसी लोकतांत्रिक सरकार में और खासकर जुडिशरी के संबंध में कहा जा रहा है तो ये बड़ी दुखद घटना है। हमें इससे ये समझना है कि जो हमारे जिला न्यायालय हैं, उन जिला न्यायालयों के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है, जरा बताइए तो कौन से आर्टिकल में उनके बारे में चर्चा की गई है। पहली बात, जब हम जिला न्यायालय की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन ये आता है जिला न्यायालय के बारे में, किसी जिले के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 233 कहता है, अनुच्छेद 233 कहता है कि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी किसी भी जिला न्यायाधीश की। एक बात। दूसरी बात, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। एकदम सही बात है। जिला न्यायाधीश बनने के लिए 7 वर्षों का वकीलीगिरी का, अधिवक्ता का, आपको लॉ का अनुभव होना चाहिए, लॉयर बनने का आपको अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात, जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। बहुत खास ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। दरअसल जब आप आर्टिकल 233 को देखते हैं, आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्पष्ट करता है कि किसी भी जो आपका जिला न्यायालय का न्यायाधीश है उसको पद पर बैठने के लिए 3 शर्तें होनी जरूरी हैं, 3 कंडीशंस हैं। उनकी पहली शर्त बनती है कि जिला न्यायालय का न्यायाधीश संघ या राज्य की किसी सेवा में ना हो, सेंटर या स्टेट की किसी भी सार्वजनिक सेवा में वह ना हो। इसे कहते हैं कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात उसका कमाई का दूसरा कोई साधन ना हो, ताकि उस वजह से राष्ट्रीय हितों पर कोई आपत्ति ना आ जाए। एक बात तो यह है। दूसरी बात है कि उसे 7 वर्षों तक अधिवक्ता का अनुभव रहा हो, 7 वर्ष तक वो किसी देश के न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। और तीसरी बात है कि जब उसे नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति की सिफारिश उच्च न्यायालय ने की हो। तीनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक हैं। आपकी परीक्षा के लिए आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 233, बेहद खास आर्टिकल है आर्टिकल 233। इससे संबंधित अगर आप यहीं देखेंगे ना तो 2 बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि जब आप हाईकोर्ट की बात करते हैं तो हाईकोर्ट आपका 224 में आता है। एक बात समझिए, 214 में आता है, माफ कीजिएगा। जब आप हाईकोर्ट की बात करेंगे तो आपके संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आर्टिकल है, जहां से सुप्रीम कोर्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है, वह आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 है। और हाईकोर्ट की जहां से प्रक्रिया शुरू होती है, हाईकोर्ट के गठन की जो प्रक्रिया शुरू होती है, वह 214 है, वह 214 है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 में, हाईकोर्ट के बारे में 214 में, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बारे में 233 में बताया गया है। इसको याद करने के लिए आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है,
भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब यह है कि लोअर जुडिशरी जो फैसला दे देती है, उस फैसले के खिलाफ उसमें सुधार के लिए आप कहां जा सकते हैं? हायर जुडिशरी में जा सकते हैं। तो आप इसे कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट है, आप इसे कहेंगे ये हाई कोर्ट है, आप इसे कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में प्रावधान 114, 124, 214 और 233 में दिए गए हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारत की न्यायपालिका का, भारत की जुडिशरी का स्वरूप कैसा है, हाउ इज द नेचर ऑफ द इंडियन जुडिशरी, तो आप कहेंगे दैट इज द इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एग्जांपल ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है। और मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि जब कोई भी जो लोअर जुडिशरी है वो अपने उसने जो भी डिसीजन दिए हैं, उन डिसीजन के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वह हायर जुडिशरी में जा सकता है, और हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी के द्वारा दिए गए जो भी डिसीजंस हैं उनको बदल सकती है, उनको खारिज कर सकती है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ integrated judiciary. Okay, I think that is fine. Okay, so the next question is, ये सवाल पहले भी आ चुका है, निसार मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निसार मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? और इसको 30 जुलाई को GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, निसार जो शब्द बना है वो नासा और इसरो से मिलकर बना है। तो नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है जिसे हम निसार मिशन कह रहे हैं। निसार मिशन 30 जुलाई को छोड़ा गया है, छोड़ा जाएगा, और इसको छोड़ा गया है GSLV F-16 से। जैसे लॉन्च व्हीकल, GSLV को समझे पहले आप, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, दिवाली के रॉकेट की तरह एक लॉन्च व्हीकल होता है जिसके ऊपर हम सैटेलाइट को लगाते हैं और यहां से हम इसको थ्रस्ट देकर, इसको धक्का देकर ऊपर भेजते हैं, और ऊपर भेजने के बाद ये सैटेलाइट को जो अर्थ की ऑर्बिट है उस अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ देता है, और ये वहां अपने जो मोमेंट है उसको करता है। कई बार ये मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी है उसके ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर पैनल से अपनी एनर्जी लेता रहता है और घूमता रहता है। तो जो निसार मिशन है वो हमने GSLV के माध्यम से, इस रॉकेट के माध्यम से भेजा है अर्थ पर, अर्थ की कक्षा में, उसके ऑर्बिट में, और कहा है कि पृथ्वी की सतह में बदलाव का अध्ययन करेगा, स्टडी ऑफ द चेंजेस इन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में जो बदलाव आ रहे हैं, हम देखते हैं कि जो ये सदी है ना, 21वीं सदी, इसका मुख्य टारगेट हो रहा है क्लाइमेट चेंज। जब हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं तो हम कहते हैं कि भारत में ना केवल जल और वायु में परिवर्तन है, बल्कि इससे संबंधित हवाओं की दिशाओं में, तापमान में, ह्यूमिडिटी में, उसके साथ साथ वनस्पतियों के आचरण में और वेजिटेशन के साथ साथ वन्य जीवों के प्रजनन कार्यों में, उनके घूमने में, उड़ने की दिशाओं में, बहुत सारे तमाम तरह के यहाँ बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। इन बदलावों के पीछे है पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना। जब हम कहते हैं ना दोस्तों, हम कहते हैं जबकि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग में हम कहते हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ये हम कह रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का जो एक परिणाम होता है, उस परिणाम के रूप में हम कहते हैं वो क्लाइमेट चेंज है। और उस क्लाइमेट चेंज के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या बदलाव हो रहे हैं, हम स्पेस से बैठकर उसको देखेंगे निसार मिशन के तहत, जो नासा और इसरो ने भेजा। और हमने कहा कि वह पृथ्वी की सतह में बदलावों का अध्ययन करेगा, पृथ्वी की सतह में बदलाव का अध्ययन करेगा। यहां हम देख रहे हैं क्या है, सूर्य की, मंगल पर हमने मार्स मिशन भेजा, सूर्य की सतह पर हमने भेजा है कौन सा, आदित्य L1 मिशन, और चंद्रमा पर जल की खोज के लिए हम पहले ही भेज चुके हैं चंद्रयान मिशन को। तो ये आप यहां से आप समझेंगे। अगला सवाल लेते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। तो वो है, बहुत ही फंडामेंटल सवाल है आज की क्लास का, कि हाल ही में भारत में संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को लेकर चर्चाएं चल रही है। इस संबंध में प्रस्तावना में समाजवाद के संदर्भ पर विचार करें। क्या है समाजवाद, इस संदर्भ में विचार करवाने की कोशिश कर रहा है आपसे। आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से अखबारों में ये चर्चाएं हैं कि
समाजवाद और जो धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को हटाया जाना चाहिए क्या प्रस्तावना से? तो एक सवाल बनता है कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या उसमें संशोधन हो सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट हुआ है तभी तो 3 वर्ड्स को हमने 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा, और 1976 में हमने 3 शब्द जोड़े। एक तो समाजवाद था, दूसरा इंटीग्रिटी था जिसे आप अखंडता कहते हैं, इंटीग्रिटी या अखंडता, और तीसरा शब्द जो था समाजवाद अखंडता के बाद जो तीसरा शब्द था वह था पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता जिसे आप कहते हैं सेक्युलरिज्म। तो समाजवाद के बारे में क्या पूछ रहा है सवाल, ये जांच कर लेते हैं एक बार कि क्या जानकारी कोशिश कर रहा हमसे पूछने की। तो जानकारी ये है इसकी कि इसका अर्थ लोकतांत्रिक समाजवाद से है, बिल्कुल लोकतांत्रिक समाजवाद से है, न कि साम्यवादी समाजवाद से। अर्थात इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है। ये कहना चाह रहा है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जब लोकतांत्रिक समाजवाद को हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि यह समता मूलक समाज को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम साम्यवादी समाजवाद की बात करते हैं तो साम्यवाद जो माओवाद है, जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म कहता है कि उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन करना चाहिए। तो भारत में तो निजी संपत्ति क्या है? निजी संपत्ति भारत में तो आप रख सकते हैं, उनको उन्मूलन की बात तो नहीं करता है। तो ये सवाल इसका ये गलत हो जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के काम करने की आजादी देता है। वो कहता है कि भारतीय रेलवे जो भारत की है वह सरकारी है, और उसके साथ साथ भारत का जो आपका रोडवेज है विभिन्न राज्यों की वह भी सरकारी है। लेकिन आप देखें तो एयर जेट हैं, प्राइवेट एयर जेट काम कर रहे हैं, या किंगफिशर जैसे, या उसके बाद आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बसेस चल रही हैं, या मेट्रो का निर्माण किया गया है। तो हम कह रहे हैं कि भारत में सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें इसका गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव दिखता है। बिल्कुल सही बात है, बी और सी बिल्कुल सही है। तो संदर्भ पर विचार करना है, इसमें ए ऑप्शन गलत हो जाता है, ए ऑप्शन गलत है। यहां लिखना है कि इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें ए ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर इस ऑप्शन के नेचर को देखें, अगर यहां गलत ना लगाएं, एक बार आप देखें, दोनों तरीके से सवाल को देख सकते हैं। अगर यहां गलत नहीं लगाते तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाता है। कैसे कि इसका अर्थ लोकतांत्रिक समाजवाद है, बिल्कुल सही बात है, न कि साम्यवादी समाजवाद, बिल्कुल सही बात है, और साम्यवादी समाजवाद का अर्थ ये है, तो ये ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन ये नहीं कह रहा है कि भारत में साम्यवादी समाजवाद है, कम्युनिस्ट जो सोशलिज्म है वह भारत में नहीं है। एक बात ये ठीक है, दो ये ठीक है। तो ये इस हिसाब से तीनों ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। सवाल है कि हाल ही में भारत में किस राज्य सरकार ने देहदान और अंगदान करने वाले जो लोग हैं उनको गॉड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया है? ये मध्य प्रदेश है कि यदि कोई व्यक्ति अपने देहदान और अंगदान करता है तो उसको हम सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में उसकी विदाई की जाएगी। और इससे फायदा ये होगा कि जो लोग हैं जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका समाधान नहीं हो सकता, तो उसका अंग प्रतिस्थापन करने के बाद, अंग को बदलने के बाद हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक सामाजिक पहल है, बेहतर पहल है जो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। यहाँ से आगे चले, आगे चलने के बाद बहुत खास सवाल है किसी भी आयोग की परीक्षा के लिए। हाल ही में चर्चाओं में रहे प्लाज्मा लूप के संबंध में विचार करें कि प्लाज्मा लूप क्या है। 3 दिन पहले की अखबारों की खबरों में ये बात बड़ी चर्चित रही कि प्लाज्मा लूप क्या है। दरअसल दोस्तों, जो प्लाज्मा लूप है आपने सन के बारे में पढ़ा होगा, सूर्य के बारे में पढ़ा होगा।
तो सन क्या है कि एक जो है पिंड है जो हमें एनर्जी देता है, अर्थ का, मून का और अन्य जितने भी प्लेनेट हैं उनकी एनर्जी का सोर्स क्या होता है, वो सन होता है, आप सभी जानते हैं। और नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिजन के घटना के आधार पर वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनके आधार पर वहां से वो हीट जनरेट होती है। हाल ही में देखा गया कि जब 10 लाख से ज्यादा डिग्री टेम्परेचर हो जाए सन की आउटर स्पेस, आउटर जो सरफेस है उसका, आउटर सरफेस पर यदि 10 लाख से डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो यहां कुछ धागे नुमा जो वो हीट है वो धागे नुमा संरचनाओं के रूप में दिखती है, और उन धागे नुमा संरचनाओं को हम कह रहे होते हैं प्लाज्मा लूप। तो देखते हैं, आपने समझा कि यह सूर्य की बाहरी परत से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, जो 10 लाख डिग्री से ज्यादा तापमान होने पर घटती है, बिल्कुल सही बात है। यह लूप धागेनुमा आकार के होते हैं और छोटे आकार और कम जीवन काल के कारण अभी तक जानकारी नहीं थी, ये भी बात ठीक है। प्लाज्मा लूपों के अध्ययन से सूर्य के वायुमंडल में चुंबकीय ऊर्जा विस्फोट और कोरोना तापमान के बारे में जानकारी मिल सकती है, बिल्कुल सही बात है कि आप इसके बारे में देखेंगे तो आपको जानकारी तो मिल ही जानी है चुंबकीय तूफानों के बारे में। जब हम सूर्य के चुंबकीय तूफानों को देखते हैं तो हम यह भी समझते हैं कि जैसे ही ज्वाला तूफान आ रहे होते हैं उस क्षेत्र में, तो भारत में जो डिजिटलाइजेशन है किसी भी देश में, जो तरंगों के माध्यम से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन में ये बाधा डाल सकते हैं चुंबकीय तूफान। तो ये बात, क्योंकि इस पे एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है, हो सकता है कि जो स्टेट पीएससी है वो इस सवाल को कंपेयर एक तरीके से कॉपी कर ले और सवाल आपसे पूछे। यहां से आगे चलते हैं अगले सवाल पर, और ये तीनों ऑप्शन इसमें ठीक हो जाते हैं। यहां से आगे चले, 11वें सवाल में पहुंचे कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत जो रोजगार योजना है उसके संबंध में विचार करना है कि कौन सा गलत कथन है, ये बताओ। तो ये सवाल आगामी परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है कि विकसित भारत रोजगार योजना क्या है। तो यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू की गई है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना का बजट 99,446 करोड़ रुपए है तथा इसका उद्देश्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है, ये भी सही बात है। इस योजना की अवधि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 से रहेगी, ये भी ठीक बात है क्योंकि 2 वर्षों के लिए चलाई जा रही है, 25 से लेकर 27 तक। किसी स्टेट पीएससी के लिए ये बहुत ध्यान रखने वाला ऑप्शन है, आप ध्यान रखेंगे। और यह योजना भारत के विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति में एक सहायक कदम होगा। भारत ने विकसित भारत का लक्ष्य 2050 रखा है, ये गलत बात है। भारत ने विकसित भारत का लक्ष्य 2047 रखा है, इसको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ भारत ही नहीं पूरे विश्व ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने का लक्ष्य 2030 रखा है। भारत ने जो अपना स्पेस सेंटर है, जो अपना इंडिविजुअल स्पेस सेंटर उसको बनाने की बात चल रही है, कहां पर उसको बनाने की स्पेस में बात चल रही है, और उसका टारगेट रखा है 2035 तक। और अभी पिछली खबरों में आपने देखा है कि भारत ने पहला मॉड्यूल भेज दिया है, और पहला मॉड्यूल भेजने की जो तिथि रखी है वो 2028 है, यहां तक आपने समझा। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप अगला सवाल देखेंगे जो बेहद खास सवाल है, और मुझे लगता है कि किसी परीक्षा की दृष्टि से छपा हुआ आपको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। क्या चाहता है संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है वो पूरे विश्व से क्या चाहती है, तो वह कहती है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का मतलब है सहकारिता, मतलब साथ काम मिलकर काम करने की जो प्रणाली होती है उसे सहकारिता कहते हैं। गांधी हो, अन्य लोग हों, सहकारिता को बहुत बड़े समर्थक रहे हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हो, चाहे एसडीजीज को पूरा करने का मुद्दा हो, चाहे दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं उनका शमन करना, उनको मिटिगेट करने का मुद्दा हो, इन सारे के सारे मुद्दों पर हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और जैसे हम अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हमें सहकारिता बेहद खास गुण माना जाएगा। तो हम कहेंगे कि 2025 को वर्ष माना गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि हाल ही में त्रिभुवन सहकारिता जो विद्यालय है, त्रिभुवन सहकारिता विद्यालय,
की स्थापना भारत के किस राज्य में की गई है? तो ये पहले सवाल से ही उसी पेज की खबर से बनाया गया सवाल है। गुजरात में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने की कोशिश की जा रही है। उसका कारण ये है दोस्तों कि आपने समझा है कि गुजरात में अमूल जो है वो एक सहकारी संस्था है। सहकारी संस्था है मतलब सबके सहयोग से पूरे राज्य को उसने परिवर्तित कर दिया है। तो इस वजह से, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि गुजरात से तय होती है, तो इसलिए उसका पहला विश्वविद्यालय वहां बनाया गया है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है आज की क्लास का, वह यह है कि जिकिम क्रॉसिंग जो है, जिकिम क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? जिकिम क्रॉसिंग वो जगह है दोस्तों जिसकी खबरें 3-4 दिन से अखबारों में आ रही हैं और लगातार मानव के सामने, मानवता के दृष्टिकोण से बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसा नरसंहार, जैसे फोटो हमने देखे लोगों के भूख से तड़पते हुए, लोगों को मरते हुए, वैसे कुछ फोटो इजराइल के गाजा पट्टी क्षेत्र से लगातार आ रहे हैं। तो ये जो इजराइल और गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है वहां ये जिकिम क्रॉसिंग है, और ये जिकिम क्रॉसिंग एक रास्ता है जहां से अन्न जल की पूर्ति की जाती है इस क्षेत्र में। तो यहाँ जो इजराइल और फिलिस्तीन है उसके बीच जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर ये चर्चाओं में है स्थान। तो कई बार स्टेट पीएससी आपसे पूछ लेता है कि यह स्थान कौन कौन से क्षेत्र में है, तो आप इसको बताएंगे। आज का सेशन यहीं हम वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे कल के सेशन में। किसी भी तरह की क्वेरी हो और किसी भी तरह की कोई समस्या हो, उससे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर उसको ध्यान में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।